नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज LT गेट सोशल साइंस सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 18वीं वीडियो है। इसके पहले हमने कुल 17 वीडियो अपलोड किया है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने आदि पुराण के लेखक तक चर्चा कर लिया है। आज उसके बाद देखा जा रहा है कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न है सुमेलित है। तो यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं और उसको हमें सही सुमेलित करना है। तो पहला है विकल्प है हरिवंश पुराण। तो हरिवंश पुराण, जैसे अभी कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जैन साहित्य है, जैन साहित्य में जो पुराण होते हैं, जैसे जिस प्रकार से हिंदू साहित्य में जो है वैदिक साहित्य में पुराणों का स्थान, उसी प्रकार से बौद्ध साहित्य में जो है वंश साहित्य का स्थान है और जैन साहित्य में चरित्र का स्थान है। तो जैन साहित्य में जो है या जैन धर्म में पुराणों को चरित्र के नाम से जाना जाता है। तो हरिवंश पुराण जो एक जैन साहित्य है और इसके रचनाकार जो है जिनसेन है। तो यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है पद्म पुराण। तो पद्म पुराण के लेखक रविशेन है। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है उत्तर पुराण। तो उत्तर पुराण के जो लेखक हैं वह है गुणभद्र हैं। यह विकल्प भी हमारा सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है जैन ग्रंथ कुवलय माला के संबंध में सही है। तो प्रश्न पूछा जाता है कुवलय माला नामक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। तो पहला विकल्प इसमें 773 ईस्वी में इसकी रचना उद्योतन सूर्य द्वारा की गई थी। तो कुवलय माला की रचना किसके द्वारा की गई थी? उद्योतन सूर्य के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 773 ईस्वी में। विकल्प भी है इसकी भाषा प्राकृत है। यह विकल्प भी हमारा सही है। कुवलय माला जो है उद्योतन सूर्य के द्वारा प्राकृत भाषा में लिखा गया था। विकल्प सी है इसमें हूण शासक तोरमाण के विषय में सूचना मिलती है। विकल्प भी हमारा सही है। कुवलय माला में हूण शासक तोरमाण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस पुस्तक में महावीर स्वामी को अपने प्रिय शिष्य इंद्रभूत के साथ वार्तालाप के माध्यम से जैन सिद्धांतों का वर्णन करते हुए दिखाया गया है? तो महावीर स्वामी का अपने प्रिय शिष्य इंद्रभूत के साथ जो है वार्तालाप करते हुए दिखाया गया भगवती सूत्र में। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। भगवती सूत्र जो है प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है और इसमें जो है हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। स्वर्ग नरक की कल्पना जो है भगवती सूत्र में मिलती है। महावीर स्वामी और इंद्रभूत का जो वार्तालाप है, संवाद है, उसकी जानकारी हमें भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है किस जैन रचना में स्वर्ग नरक का विस्तृत वर्णन है? तो इसका सही आंसर अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि स्वर्ग नरक का जो विस्तृत वर्णन है वह भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस जैन ग्रंथ में जैन भिक्षुओं को यह चेतावनी दी गई है कि वे ऐसे स्थानों पर न जाए जहां गणतंत्र का शासन हो? तो गणतंत्र का शासन हो ऐसे स्थानों पर भिक्षुओं को न जाने के लिए रोकने की चेतावनी दी गई है जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में। विकल्प सी हमारा सही है। आचरांग सूत्र में जो है उनको निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थान पर न जाएं ऐसे जहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो। अगला प्रश्न है किस जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी की शिक्षाएं कथा और पहेलियों के माध्यम से दी गई है? तो महावीर स्वामी की शिक्षाएं जो है कथा और पहेलियों के माध्यम से दी गई हैं। कहाँ पे? नाय धम्म कहा सूत्र में। विकल्प हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है जैन विद्वान हेमचंद्र के विषय में सही कथन है। तो हेमचंद्र एक प्रसिद्ध है जैन विद्वान थे जिनका संबंध गुजरात से था
और इन्होंने कई प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की है। और जैन शासक चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक, इन्होंने कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया था और काफ़ी प्रसिद्ध रचनाकार है। तो इनके विषय में देखना है कि कौन सा कथन सही है। विकल्प ए है कालिका सर्वज्ञ उपाधि थी। तो हेमचंद्र की एक प्रसिद्ध उपाधि थी कालिका सर्वज्ञ, यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है चालुक्य शासक कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया। तो हेमचंद्र ने जो है गुजरात के प्रसिद्ध चालुक्य शासक कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया था। विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है सल्लेखना द्वारा मृत्यु का वर्ण किया था। तो इन्होंने जो है अपना प्राणोत्सर्ग जो है स्वयं किया था, सल्लेखना के द्वारा मृत्यु का वर्ण किया था। विकल्प डी है उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हेमचंद से संबंधित है। कुछ रचनाओं की जो है यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए जो कि हेमचंद की रचनाओं से संबंधित हैं। तो पहला विकल्प है त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित। तो त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित किसकी रचना है, यह हेमचंद की रचना है। विकल्प बी है सिद्ध हेम या शब्दानुशासन। विकल्प बी भी हमारा सही है। और विकल्प सी है द्वयाश्रय महाकाव्य। तो द्वयाश्रय महाकाव्य भी जो हेमचंद की रचना, तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। और इनके विषय में और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुजरात जो आपका चालुक्य शासक है जय सिंह, तो जय सिंह के भी ये प्रतिनिधि और प्रवक्ता रहे हैं, उनके दरबार में भी रहे हैं। तो चाहे कुमारपाल आ जाए चाहे जय सिंह आ जाए, दोनों का हमें यहाँ पे हेमचंद्र लगाना पूछा जाता है। कुछ रचनाएं जैसे त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र हो गया, अवधान चिंतामण हो गया, सिद्ध हेम हो गया, कुमारपाल चरित्र हो गया, परिशिष्ट प्रबंध इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। और इसके द्वारा जो है इन्होंने जो है जैन धर्म के सिद्धांतों और तत्कालीन राजनीतिक जीवन का विस्तृत विवरण दिया है। और परिशिष्ट प्रबंध के विषय में कभी कभी पूछा जाता है। तो परिशिष्ट प्रबंध जो है बेसिकली इन्होंने जो प्राकृत भाषा में जयसिंह सिद्धराज के समय में लिखा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, यहाँ पे निम्नलिखित होना चाहिए, तो निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। तो भारत का प्रथम इतिहासकार जो है प्रसिद्ध काश्मीरी विद्वान कल्हड़ को माना जाता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी, जिसको हम प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानते हैं और कल्हड़ को भारत का प्रथम इतिहासकार मानते हैं। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। विकल्प अगला प्रश्न है भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, तो अभी ऊपर मैंने बताया कि भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी, जो कि कहाँ के इतिहास से संबंधित है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। और राजतरंगिणी का कभी कभी अर्थ पूछ लिया जाता है, राजतरंगिणी का क्या अर्थ होता है। तो तरंगिणी किसका पर्यायवाची है, नदी का। तो राजतरंगिणी राजाओं की तरंगिणी, राजाओं की सहिता, राजाओं की नदी, इसका जो है शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। तो इसमें जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, देखना इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी ऊपर चर्चा होगी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़ हैं। विकल्प बी है द्वितीय राजतरंगिणी। तो द्वितीय राजतरंगिणी जो है जोनाराज ने लिखा था, यह विकल्प भी सही है। विकल्प सी है तृतीय राजतरंगिणी। तो तृतीय राजतरंगिणी श्रीवर की रचना है। और एक और थी चतुर्थ राजतरंगिणी भी थी, चतुर्थ थी और प्रज्ञा भट्ट एवं सूका ने जो है इसको अकबर के समय में लिखा था। तो सभी विकल्प हमारे सही हैं, उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। आपका जो द्वितीय राजतरंगिणी जिसकी रचना जो है जोनाराज ने किया था, यह एक वहां का शासक था जैनुल आबदीन। तो जैनुल आबदीन वहाँ का प्रसिद्ध शासक था कश्मीर का, और उसके आदेश पर जो है जोनाराज ने द्वितीय राजतरंगिणी की रचना की थी। कल्हड़ के आगे का इतिहास इन्होंने वर्णित किया था। तो इसके बाद जो है तृतीय राजतरंगिणी, तो तृतीय राजतरंगिणी किसकी रचना थी, श्रीवर की रचना थी। और श्रीवर ने जो है इसका विस्तार किया था। ठीक है,
जिसका नाम उन्होंने रखा था जैन तरंगड़ी। जैन तरंगड़ी, जैन तरंगड़ी के नाम से इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, कल्हड़ ने राजतरंगड़ी की रचना किस शासक के शासन काल में की? तो कल्हड़ ने राजतरंगड़ी की रचना जो है प्रसिद्ध शासक जयसिंह के समय में किया था, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जयसिंह के समय में। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। और आगे है प्रश्न, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजतरंगड़ी के विषय में सही कथन है। तो पहला विकल्प 1148 में कल्हड़ ने इसकी रचना प्रारंभ की, यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है 1150 में इसे पूर्ण किया। तो 1148 में कल्हड़ ने इसकी रचना प्रारंभ की थी और 1150 में इसे पूरा किया था। अगला विकल्प है विकल्प सी, संस्कृत भाषा में महाभारत की अलंकृत शैली के आधार पर लिखी गई है। तो राजतरंगड़ी जो है बेशकले संस्कृत भाषा में है और महाभारत के अलंकृत शैली के आधार पर लिखी गई। कहाँ पे लिखी गई? कश्मीर में लिखी गई है। इसको अनुष्टुप छंद में भी लिखा गया है, अनुष्टुप छंद में इसकी रचना की गई है। इसकी जो है शैली अगर देखा जाए तो अलंकृत शैली है, वैदर्भी रीति है। तो हमको लगता है इसमें जो है उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजतरंगड़ी में कुल कितने तरंग या अध्याय? तो राजतरंगड़ी में कुल 8 तरंग या अध्याय, विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजतरंगड़ी में कुल कितने श्लोक हैं? तो राजतरंगड़ी में कुल 8000 श्लोक हैं, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजतरंगड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला विकल्प है, इसका सर्वप्रथम अनुवाद मुल्ला अहमद ने बहिरुकुल अस्मार नाम से जैनुल आबिदीन के समय में किया, यह विकल्प हमारा सही है। इस राजतरंगड़ी का सर्वप्रथम अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मुल्ला अहमद के द्वारा किया गया था। किस नाम से? बहिरुकुल अस्मार नाम से किया था। किस शासक के शासनकाल में किया गया था? जैनुल आबिदीन के समय में किया गया था। और जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और यह अनुवाद किस भाषा में था? फारसी भाषा में। यह अनुवाद जो है फारसी भाषा में मुल्ला अहमद के द्वारा किया गया था। विकल्प भी है, अकबर के समय में इसका अनुवाद शाह मोहम्मद शाहबादी ने बहर उल अस्मार नाम से कराया, यह विकल्प भी हमारा सही है। मुगल शासक अकबर के समय में इसका फारसी भाषा में अनुवाद शाह मोहम्मद शाहबादी ने बहर उल अस्मार के नाम से कराया था। तो एक इसमें कहा जाता है कि अकबर जो है इस अनुवाद से, किसके अनुवाद से? शाह मोहम्मद शाहबादी ने जो बहर उल अस्मार नाम से जो अनुवाद कराया था राजतरंगड़ी का, उससे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था कि वह रात भर जागकर इस ग्रंथ को सुनता था। रात भर जागता था और संपूर्ण ग्रंथ को सुनता था। उसको सुनने में बड़ा आनंद और शांति की अनुभूति होती थी। तो विकल्प बी भी सही। विकल्प सी है, 1789 में जोगेश चंद्र दत्त ने किंग्स ऑफ कश्मीर नाम से चारों राजतरंगड़ी का अनुवाद कराया था, यह विकल्प भी हमारा सही है। हमने आपको बता दिया कि राजतरंगड़ी, मूल राजतरंगड़ी जो कि कल्हड़ द्वारा रचित है, द्वितीय राजतरंगड़ी जिसकी रचना जोनराज ने किया, तृतीय राजतरंगड़ी जिसकी रचना किसने किया? श्रीवर ने किया है, और चतुर्थ राजतरंगड़ी जिसकी रचना प्रज्ञा भट्ट एवं शुक ने किया था। तो हाँ, प्रज्ञा भट्ट और शुक ने किया था। तो ये जो है, ये चारों जो है राजतरंगड़ी, उसका अनुवाद किंग्स ऑफ कश्मीर नाम से जोगेश चंद्र दत्त ने 1789 में कराया था। तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कल्हड़ के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो कल्हड़, पहला विकल्प है विकल्प ए, कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था, यह विकल्प हमारा सही है। हर्ष जो है कश्मीर का एक प्रसिद्ध शासक था, प्रसिद्ध शासक था। और कल्हड़ के पिता जो कि चंपक थे, वह मतलब जो कश्मीर नरेश हर्ष थे, उनके राज दरबार में उनके मंत्री थे। और बाद में कल्हड़ ने भी उनकी अधीनता, मतलब आश्रितता स्वीकार की। वो भी आश्रित कवि के रूप में हर्ष के दरबार को ज्वाइन किए थे। लेकिन हर्ष की कुछ नीतियां ऐसी थी जो राजहित में नहीं थी। खासतौर पे जो है हर्ष क्या करता था कि जो मंदिर होते थे, तो मंदिरों की संपत्ति को उसने कई बार लूटने का प्रयास किया।
तो मंदिरों की संपत्ति को लूटने के कारण कल्हड़ ने हर्ष को कश्मीर का तुरुस्क कहा था, तुरुस्क कहा था। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें है, हाँ यहाँ लिखा हुआ है कल्हड़ हर्ष का आश्रित कब था। विकल्प बी है, मंदिरों की संपत्ति लूटने के कारण उन्होंने हर्ष को तुरुस्क कहा। विकल्प बी भी सही है। विकल्प सी, हर्ष के बाद कल्हड़ को कोई राजकीय सहायता प्राप्त नहीं हुई। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कल्हड़ ने राजतरंगड़ी में अपने से पहले के कितने इतिहासकारों का उल्लेख किया है। तो कल्हड़ ने राजतरंगड़ी में अपने से पहले के 11 इतिहासकारों का उल्लेख किया है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ राजतरंगड़ी की रचना की। तो चतुर्थ राजतरंगड़ी की रचना भी मैंने आपको ऊपर बताया प्रज्ञाभट्ट एवं सूका के द्वारा किया गया था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। चतुर्थ राजतरंगड़ी जो है प्रज्ञाभट्ट एवं सूका के द्वारा किसके काल में, अकबर, मुगल शासक अकबर के काल में किया था। और कभी कभी पूछा जाता है कि प्रज्ञाभट्ट एवं सूका ने जो है राजतरंगड़ी का जो अनुवाद किया था अकबर के समय में किस नाम से किया था। तो राजा वली पटीक, राजा वली पटीक नाम से किया था। अगर पूछा जाए राजा वली पटीक क्या है, तो यह जो है राजतरंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद है, जो कि प्रज्ञाभट्ट एवं सूका के द्वारा या सूक के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, राजतरंगड़ी के संबंध में सही कथन है। पहला विकल्प है, संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्यों का मुकुटमणि कहा जाता है। यह विकल्प हमारा सही है। राजतरंगड़ी को संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्यों का मुकुटमणि कहा जाता है। विकल्प ए सही। विकल्प बी है, भारतीय इतिहास में प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक रचना। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प से, कल्हड़ ने अपने से पूर्व के इतिहासकारों का वर्णन किया है। यह विकल्प भी हमारा सही है। उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। जो हमारे राजतरंगड़ी है उसमें कुल 8 अध्याय 8 तरंग अभी ऊपर मैंने आपको बताया है। तो इसमें जो 1, 2 और 3 ये जो अध्याय हैं इसमें प्राचीन राजवंशों का उल्लेख किया गया। इसमें प्राचीन राजवंशों का उल्लेख किया गया। चौथा, पांचवा एवं छठा जो तरंग अध्याय है उसमें 8वीं शताब्दी से लेकर जो है उत्पल वंश तक का इतिहास वर्णित है। और जो आपका 7वां एवं 8वां अध्याय तरंग है उसमें लोहार वंश का इतिहास वर्णित है। मतलब लोहार वंश के इतिहास के विषय में 7वें और 8वें चैप्टर पर निर्भर है हम। और कारकोट वंश, उत्पल वंश के विषय में चौथा, पांचवा और छठा है। और प्राचीन राजवंशों के लिए पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय है। अगला प्रश्न है, कल्हड़ जो है राजतरंगड़ी का प्रारंभ करते हैं। तो कल्हड़ राजतरंगड़ी का प्रारंभ किससे करते हैं? गणेश जी की उपासना से करते हैं। गणेश के उपासना से करते हैं। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। वह ग्रंथ के प्रारंभ में गणेश जी को नमस्कार करते हैं और प्रथम एवं द्वितीय श्लोक में जो है अपने भगवान, अपने आराध्य भगवान शिव शंकर के विषय में उनका महिमा मंडन करते हैं। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय लेखकों में एकमात्र लेखक जिसने कनिष्क का उल्लेख किया है। तो एकमात्र लेखक हमारे प्राचीन भारतीय लेखक कल्हड़ हैं जिन्होंने कनिष्क के बारे में लिखा है। और उन्होंने बताया था कनिष्क ने कनिष्कपुर बसाया था, वहां पे कश्मीर में कनिष्कपुर की स्थापना की थी। साथ ही साथ जो चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन वहां पे हुआ था उसका उल्लेख भी कल्हड़ करता है अपने ग्रंथ में। और कभी कभी पूछा जाता कल्हड़ की राजतरंगड़ी में वर्णित प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था? प्रथम मौर्य शासक कौन था? तो प्रथम मौर्य शासक अशोक था। और अशोक का पुत्र जालौक भी वहां का उसका उत्तराधिकारी शासक था। तो चूंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कनिष्क के विषय में, तो विकल्प एक कल्हड़ हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राजतरंगड़ी में राजपूतों के कुल कितने वंशों का उल्लेख है? तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी में राजपूतों के 36 वंशों का उल्लेख है। विकल्प भी हमारा सही आंसर। साथ ही साथ 64 उपजातियों का भी उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, राजतरंगड़ी में वर्णित है। तो राजतरंगड़ी में सुई नामक इंजीनियर का उल्लेख मिलता है। यह विकल्प हमारा सही है। और जो सुई था
बेसिकली वहां पे एक उत्पल शासक था, उत्पल वंशी शासक, उत्पल वंशी शासक था जिसका नाम था अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के शासन काल में जो है सुई नामक इंजीनियर था, और इस इंजीनियर ने क्या किया था, झेलम नदी पर बांध बनवाया था और उससे ढेर सारी नहरों का निर्माण, मतलब झेलम नदी पर बांध बनवाकर ढेर सारी नहरों का निर्माण करवाया था। विकल्प बी है गुर्जर पतिहार शासक मिहिर भोज का उल्लेख किया था। तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी में गुर्जर पतिहार शासक मिहिर भोज की उपलब्धियों के संबंध में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। विकल्प बी हमारा सही है। विकल्प सी है नरसिंह बालादित्य एवं मिहिर कुल का उल्लेख करता है। विकल्प सी भी सही है। गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य एवं हुण शासक मिहिर कुल के संबंध में इसमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें बताया गया है कि पहले नरसिंह गुप्त बालादित्य ने जो है मिहिर कुल को पराजित कर दिया था और कश्मीर में शरण लेने के लिए बाध्य किया था, लेकिन बाद में अपनी मां के कहने पर उसने उसको जीवन दान प्रदान किया था। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है राजतरंगड़ी के अनुसार कश्मीर में कुल कितनी धार्मिक क्रांतियां हुई थी। तो राजतरंगड़ी के अनुसार कश्मीर में कुल 4 धार्मिक क्रांतियां हुई थी। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है राजतरंगड़ी के अनुसार कश्मीर के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी पत्नी के बिहार में एक बुद्ध प्रतिमा की स्थापना कराई थी। तो अपनी पत्नी के बिहार में बुद्ध प्रतिमा की स्थापना करने वाला, सर्वप्रथम स्थापना करने वाला कश्मीर का शासक था गोनंद वंशी शासक महाबेगवाहन। यह किस वंश का था? गोनंद वंश का शासक था महामेघवाहन। महाबेगवाहन ने अपनी पत्नी के, इसकी पत्नी का नाम था भिन्नो, इसकी पत्नी का नाम था भिन्नो। यह भी प्रश्न पूछा, चूंकि ट्रेंड बदल गया है प्रश्न पूछने का तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इसने अपनी पत्नी भिन्नो के बिहार में सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कराया था, और उसने जो है कश्मीर में जो है प्राणियों की हत्या पे, जो है जीवों की हत्या पे रोक लगा दिया था। और कश्मीर में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस प्राचीन कश्मीर के किस शासक ने भिक्षुओं एवं उपासकों के लिए नदवन विहार, कौन सा विहार? नदवन विहार या और लोह स्तूप, इसको लोह स्तून्या के नाम से भी जाना जाता है, लोह स्तून्या के नाम से भी जाना जाता है लोह स्तूप को। तो उसका निर्माण भी महामेघवाहन ने ही करवाया था। महामेघवाहन एकमात्र उसका उद्देश्य था कि पूरे विश्व में जो है भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार करना, पूरे विश्व में अहिंसा का प्रचार प्रसार करना। अगला प्रश्न है राजतरंगड़ी के अनुसार सुमेलित कीजिए। पहला विकल्प है, यहाँ कुछ मतलब कश्मीर की कुछ रानियों के संबंध में विकल्प दिए गए हैं कि वह किस वंश से संबंधित थे। जैसे पहला विकल्प है यशोमती, तो यशोमती जो है वहाँ की एक गोनंद वंशी रानी थी, गोनंद वंशी रानी थी। विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है सुगंधा, रानी सुगंधा काफी प्रसिद्ध शासिका थी। वह किस वंश की थी? वो उत्पल वंश की थी। विकल्प बी हमारा सही। विकल्प सी है रानी दिद्दा, तो रानी दिद्दा जो है संस्कार वंश की थी। विकल्प सी सही है। तो उपयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है राजतरंगड़ी के अनुसार प्रथम सती रानी कौन था। तो राजतरंगड़ी के अनुसार कश्मीर में प्रथम सती रानी कौन थी? वाकपुष्टा थी। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है राजतरंगड़ी में वर्णित है, तो राजतरंगड़ी में विकल्प ए है डामर विद्रोह का वर्णन है, सही है। विकल्प बी ललितादित्य द्वारा कन्नौज नरेश यशोवर्मन की पराजय का उल्लेख मिलता है, यह विकल्प भी सही है। विकल्प सी है ललितादित्य एवं यशोवर्मन का तिब्बत पर संयुक्त आक्रमण, यह विकल्प भी सही है। तो उपयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। ढेर सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका उल्लेख राजतरंगड़ी में मिलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि राजतरंगड़ी में वर्णित नहीं है, जो कि समझ से परे है।
जैसे सिकंदर के आक्रमण का कोई भी विवरण राजतरंगिणी में नहीं मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का कोई विवरण नहीं मिलता है, जबकि अशोक का विवरण मिलता है, जारलोक का विवरण मिलता है, लेकिन मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का ही उल्लेख नहीं मिलता है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त का उल्लेख नहीं मिलता, स्कंद गुप्त का उल्लेख नहीं मिलता, चालुक्य शासक पुलकेशिन का उल्लेख नहीं मिलता है, और आपका गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट का उल्लेख नहीं मिलता है। महान दार्शनिक शंकराचार्य का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसी प्रकार कुछ गणराज्य थे, जैसे लिच्छव है, वज्र है, माधव, मालव, अवधेय, इन सब का भी कोई उल्लेख राजतरंगिणी में नहीं मिलता है। तो विकल्प ठीक है, इस पर हो गया। हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन इतिहासकारों के नाम राजतरंगिणी में प्राप्त होते हैं? तभी ऊपर चर्चा हुई, 11 इतिहासकारों के नाम राजतरंगिणी में प्राप्त होते हैं, जिनमें से प्रसिद्ध हैं नीलमुनि, सुब्रत, क्षेमेंद्र। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया। सभी प्रश्न जो है, या 2-3 प्रश्न और छूटे, उस पर भी चर्चा हो जाए। हाँ, कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का नाम राजतरंगिणी में नहीं है? अब देख लीजिए, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस इतिहासकार का नाम राजतरंगिणी में वर्णित नहीं है? तो इसमें 4 इतिहासकारों के नाम दिए गए हैं। तो विकल्प ए है, वो आपका है रविकीर्ति। तो रविकीर्ति का उल्लेख नहीं है। विकल्प बी हेलाराज, तो हेलाराज का उल्लेख राजतरंगिणी में है। पद्ममिहिर, पद्ममिहिर का उल्लेख राजतरंगिणी में है। छबिल्लाकार, छबिल्लाकार का उल्लेख भी राजतरंगिणी में है। तो बी सी डी का उल्लेख है, लेकिन विकल्प ए रविकीर्ति का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राजतरंगिणी में नहीं मिलता है? तो सिकंदर, ऊपर चर्चा हुई, सिकंदर के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख नहीं, समुद्रगुप्त का उल्लेख नहीं है, कनिष्क का उल्लेख तो मिलता है। तो यहाँ पे होना चाहिए था नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? तो कनिष्क का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। अगर नहीं मिलता है तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी कर दीजिएगा, अगर मिलता है तो कनिष्क का उल्लेख मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप प्रश्न का जो स्वरूप है चेंज कर लीजिएगा अपने स्तर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राजतरंगिणी में मिलता है? अब देख लीजिए, स्कंदगुप्त, अभी मैंने वो बताया, स्कंदगुप्त का उल्लेख नहीं मिलता है। पुलकेशिन, पुलकेशिन का उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, नागभट्ट, तो नागभट्ट का उल्लेख भी नहीं मिलता, जबकि मिहिर भोज का उल्लेख मिलता है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी। यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, दोनों प्रश्नों में कुछ टाइपिंग एरर हो गया हमारा, तो इनका उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहाँ पे राजतरंगिणी में नहीं, यहाँ पे आप कर लीजिएगा नहीं मिलता है। तो स्कंदगुप्त का उल्लेख भी नहीं मिलता, पुलकेशिन का नहीं मिलता, नागभट्ट का भी उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजतरंगिणी में वर्णित घटनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अभी देखते हैं। पहला विकल्प, इसमें लिच्छव, वज्र सहित अनेक गणराज्य का उल्लेख है। अभी मैंने ऊपर बताया नहीं है, तो यह विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही नहीं है पूछ रहे हैं, इसमें है, ये तो सही है। विकल्प बी, इसमें मालव एवं योद्धों का उल्लेख है, यह नहीं है। इसमें मालव और योद्धों का किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, यह आंसर सही है आपका। विकल्प सी है, कश्मीर में अशोक मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक है, विकल्प सही है। विकल्प डी है, मिहिर कुल ने कश्मीर एक बार शासन भी किया था, यह विकल्प बी सही है। तो विकल्प बी, इसमें मालों और योद्धों का उल्लेख नहीं मिलता है, हमारा सही आंसर। मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो देखने के पश्चात चैनल से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।